नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुए हिंदू रक्षा दल से जुड़े दक्ष चौधरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद दक्ष चौधरी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। दक्ष चौधरी का कहना है कि हिरासत के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया गया तो वो कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। इस बयान के बाद मामला और अधिक चर्चाओं में आ गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अंकुर विहार क्षेत्र की एक महिला ने दक्ष चौधरी और अंकु पंडित के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। मामले पर ज्ञान प्रकाश राय ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस नियमानुसार जांच कर रही है। थाना प्रभारी से जब मारपीट के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया। हालांकि मामले की जांच लगातार जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय वीडियो संज्ञान में आए हैं जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा थाना अंकुर विहार पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि थाना अंकुर विहार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना अंकुर विहार पर मारपीट व छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 63/26 दर्ज कराया गया है, जिसके वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति दक्ष चौधरी व अंकु पंडित नामजद अभियुक्त हैं। थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध 170 BNSS के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी अंकुर विहार से आरोपों के संबंध में जानकारी की गई तो उनके द्वारा इन आरोपों को असत्य व निराधार बताते हुए गिरफ्तारी से छूट होकर यह आरोप लगाना बताया गया है। फिर भी आरोपों की गंभीरता के दृष्टिगत प्रकरण में राजपत्रित अधिकारी के स्तर से जांच कराई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, दक्ष चौधरी ने जिस तरीके से ये बड़े आरोप यहां पर लगाए हैं, अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में सामने आया है और किस तरीके से पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ रही है? वहीं दक्ष चौधरी ने जिस तरीके से चेतावनी दी है उसको लेकर किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये गाजियाबाद का मामला था जहां अंकुर विहार थाना क्षेत्र में किसी सूचना पर ये दक्ष चौधरी और अंकु पंडित नामक व्यक्ति जो है ये दोनों पहुंचे थे वहां पर। और वहां पर इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई को वहां पर छुटा गए थे, एक समझौता कराने के लिए गए थे। उस समझौते के दौरान वहां पर छेड़छाड़ का जो आरोप है वो उन पर लगाया गया, जिसके बाद मौके पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। अंकु पंडित और दक्ष चौधरी को हिरासत में लिया गया। हालांकि 24 घंटे के बाद उनको जमानत भी मिल गई। इस प्रकरण में उनका साफ तौर पे कहना था कि जब वो जमानत मिली और जब वो बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमें बहुत बुरी तरीके से मारा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, जबकि हमारा किसी भी तरीके से कोई दोष नहीं था। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अब ये सामने आ रहा है कि जो दक्ष चौधरी हैं वो एक अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने एक आह्वान किया है कि जय श्री राम जब तक नहीं बोलूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो बहुत बड़ी अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अब इस और तमाम जो हिंदू संगठन है वो अब कूद पड़े हैं। और उसके बाद जैसे कि उन पर हिंदू दल के जो कार्यकर्ता थे दक्ष चौधरी, उन पर छेड़छाड़ का जो आरोप लगा था, ये जो मामला है पूरा अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच कई हिंदू संगठन ने दक्ष चौधरी के समर्थन में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि संगठनों का कहना है कि वे बड़ी संख्या में गाजियाबाद कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले से उन्हें अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। साथ ही आरोपों को लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें विभिन्न हिंदू संगठन दक्ष चौधरी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन क्या रुख अपनाता है और आगे की क्या कार्रवाई करता है। ये एक
का विषय है। हालांकि जो आरोप लगाए गए हैं दोनों तरफ से, हालांकि पुलिस का भी जो बयान सामने आया उसमें साफ तौर पर ये देखा गया, एसीपी अंकुर विहार का उसमें कहना था कि इसमें छेड़छाड़ का आरोप है, उन पर ये धाराएं भी लगाई गई हैं। तो वो उसकी तरफ बीएनएस की जो धारा है उसमें लगाई गई और उनको ये पुलिस की तरफ से पुष्टि की गई कि छेड़छाड़ का आरोप था, जिसके बाद इनको जेल भेजा गया और उसको उनकी जमानत हुई है। तो दूसरी तरफ अब बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब दक्ष चौधरी की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जय श्री राम तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। हालांकि तमाम हिंदुत्व के काम करते हैं और हिंदुत्व से जुड़े हर चीज को मुद्दे को उठाते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी दक्ष चौधरी है, जो कि अब सुर्खियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए अजीत, क्योंकि ये मामला अब छोटा नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला ने दक्ष चौधरी, क्योंकि जाना माना चेहरा है और उन पर इस तरीके का गंभीर आरोप लगाया, वो जांच भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी कि एक ये नया मामले ने तूल पकड़ लिया है कि अब पुलिस कर्मियों पर ही उल्टा दक्ष चौधरी ने आरोप लगा दिया है और उनके निलंबन की मांग यहाँ पर की है। यानी एक तरफ पुलिस के खिलाफ भी अब आंदोलन छेड़ते हुए दक्ष चौधरी नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन की पूरी कार्य प्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। देखिए, इसी मामले को लेकर हालांकि जब ये सोशल मीडिया पर तमाम हिंदू संगठन उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऐलान किया गया है कि आने वाली 11 तारीख को कमिश्नरेट का घेराव करने के लिए भारी संख्या में हिंदू संगठन वहां पहुंचेंगे और विभिन्न राज्यों से उन्होंने अपील भी की है कि उनके जो सहयोगी हैं, जो दक्ष चौधरी के तमाम जो टीम मेंबर हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया से ये आह्वान कर रहे हैं कि भारत के हर जिले, हर राज्यों से तमाम जो हिंदुत्व से जुड़े जो लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, वो भारी संख्या में आने वाली 11 तारीख को गाजियाबाद के कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचने की कृपा करें। इस तरीके से वो आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, इसमें 5 से 6 पुलिस कर्मी हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं जांच की मांग की जा रही है कि आखिरकार हमारी गलती क्या थी। इस तरीके से हमें, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये देखा गया कि उनके साथ मारपीट हुई है और जब उनका मेडिकल कराया गया तो उसमें भी कोई हेरफेर जो है वो हुआ है उसमें, और कहीं ना कहीं इसमें एक जांच प्रणाली ये साबित करेगी कि किस तरीके की इसमें चीजें हुई थी और क्या कुछ घटनाक्रम था। बिल्कुल। और लेकिन अभी इस पूरे मामले की अगर हम अजीत बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ ये पूरा मामला नज़र आ रहा है, जहां एक तरफ एक महिला की तरफ से दक्ष चौधरी पर पहले आरोप लगाया जाता है, उसके बाद दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी यहां पर होती है, पुलिस कस्टडी में उन्हें लिया जाता है और उसके बाद अब दक्ष चौधरी ने जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं, इसके बाद अब हिंदू संगठनों के जो आंदोलन हैं उनके भी तेज़ होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, उसने सोशल मीडिया, हिंदू संगठन और इस तरीके के जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से आह्वान हो रहा है और लगातार इस चीज के विरोध हो रहा है और उसके बाद इस मामले का जो तूल है वो पकड़ता जा रहा है। जब जमानत हुई दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित की, तो उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से जो तमाम गाजियाबाद के दाफना देवी के जो महंत है वो उन्होंने भी ये आह्वान किया कि इस तरीके की कार्रवाई शैली पर जांच होनी चाहिए, इन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा आह्वान जो है वो इन्होंने कर दिया है। हालांकि हाउस अरेस्ट की भी हो सकता है, संकेत ये भी है कि तमाम जो बड़े हिंदू नेता है जो 11 तारीख का आह्वान किया है कमिश्नरेट का घेराव करने के लिए, उनको भी हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस की स्थिति सामान्य रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल अभी स्थिति ये है कि गाजियाबाद में जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल और पिंकी चौधरी का तमाम जो हिंदुत्व के कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में पहुंचने का वहां आह्वान कर चुके हैं। हालांकि पुलिस अब किस तरीके से इसको देखती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये एक देखने वाली बात होगी। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग दक्ष चौधरी की तरफ से की गई है। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है। दक्ष चौधरी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से
अब ये मामला और ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गया है। वहीं खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में खुर्जा छतारी पहासू मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की शुरुआत हो गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ खुर्जा की विधायक मीनाक्षी सिंह ने फीता काटकर किया। इस सड़क परियोजना पर लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग PWD की तरफ से कराया जाएगा। तो विधायक मीनाक्षी सिंह के प्रयासों और प्रस्ताव के आधार पर इस परियोजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये मार्ग कई गांवों को जोड़ता है और क्षेत्र की आवाजाही साथ ही साथ व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से मार्ग पर पड़ने वाले सभी गांवों के सम्मानित ग्रामवासियों, किसानों और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे आवागमन सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। इस अवसर पर विधायक मीनाक्षी सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 क्षेत्र में एक पीजी में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर बाद गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के मकान दहल गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह घटना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 में स्थित एक पीजी में हुई, जहां रसोई में खाना बनाते समय अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में सिलेंडर फट गया, जिससे कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की थाना बीटा 2 पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के घरों तक आग फैलने से रोक ली। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी GDA ने शहर के नियोजित और आधुनिक विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में इन योजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि हर नंदीपुरम आवासीय योजना के तहत अब तक लगभग 76 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है, जबकि करीब 128 हेक्टेयर जमीन के लिए किसानों की सहमति मिल चुकी है। इस योजना के तहत क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही राजनगर एक्सटेंशन में जोनल सड़कों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। वहीं 31 एकड़ भूमि पर लगभग 55,000 दर्शकों की क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा हिंडन रिवर के किनारे तटबंध निर्माण, थीम आधारित पार्क विकसित करने और सिटी फॉरेस्ट पार्क के पुनर्विकास की परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है। इन योजनाओं के पूरा होने से गाजियाबाद में बुनियादी ढांचे और हरित क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हरनंदीपुर योजना लॉन्च की गई है, जिसमें हम लोग जमीन परचेज करने का काम जो है हमारा प्रगति पर है। लगभग 79 हेक्टेयर जमीन हम लोग परचेज कर चुके हैं और लगभग 130 हेक्टेयर जमीन पर हमको सहमति प्राप्त हो गई है। तो आगामी 4-5 महीनों के अंतर्गत जो है हम लोग कोशिश करेंगे उसका फर्स्ट फेज जो है लगभग 50 से 60 हेक्टेयर का फर्स्ट फेज उसका लॉन्च कर दें। वहीं मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार ने 2 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। ये पूरी घटना सड़क पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र के कुकड़ा मंडी इलाके में एक तेज रफ्तार मारुति 800 कार ने सड़क किनारे खड़े 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। हादसे में सुरजीत और विकास नाम के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद कार चालक मौके से अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की नई मंडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश कर रही है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं हापुड़ में जिला प्रशासन ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने जनता दरबार में पहुंचे एक नशे के पीड़ित की समस्या सुनने के बाद तुरंत सख्त कदम उठाए।
डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम गठित कर जिले में अवैध तरीके से नशे की दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोरों की जांच के निर्देश दिए। डीएम के आदेश के बाद प्रशासनिक टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की। करीब आधा दर्जन मेडिकल स्टोर्स पर की गई कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बेची जा रही नशे की दवाइयों को जब्त किया गया। साथ ही संबंधित दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कुछ मेडिकल स्टोरों को सील करने की कार्रवाई भी की गई। इस कार्रवाई से जिले में नशे का अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरे मामले के बाद ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। डीएम अभिषेक पांडे ने स्पष्ट कहा है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हापुड़ में नशे के खिलाफ संवेदना, समस्या और समाधान की हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे ने एक मिसाल पेश की है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा नशे को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे जो हैं उन्होंने जो है कार्रवाई की है। उनसे बात करेंगे। सर, क्या रहा पूरा मामला जो शिकायत की गई? देखिए, आज सवेरे लगभग 10:30 पे जनता दर्शन में एक लगभग 45 वर्षीय व्यक्ति जो कि हमारे जनपद के गढ़ तहसील के रहने वाले हैं, वो हमारे ऑफिस आए और जब वो आए तो उनके साथ बहुत सारे सिरिंजेस और इंजेक्शन के वाइल्स भी लेकर आए थे। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो कुछ दवाइयों का मिसयूज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का ओवरडोज लेते हैं, जिसकी वजह से वो नशे के आदी हो चुके हैं, उनको लत लग चुकी है। और उन्होंने बताया कि पूर्व में वो रिहैब भी गए थे, वहां से वापस आने के बाद फिर से इस लत ने उनको अपनी जकड़ में ले लिया। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा मात्र ये है कि जिन भी स्टोर से इस प्रकार से अवैध रूप से दवाइयों का सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, उन दवाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके, ताकि जनपद के जो बाकी लोग हैं वो इस प्रकार की किसी नशे के लत में फंसने से बच सकें। ये जानकारी प्राप्त होने पर और उनके द्वारा दी गई इंटेलिजेंस के आधार पर हमने एक मजिस्ट्रियल टीम गठित की, जिसमें पुलिस के और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। और ये ज्वाइंट टीम जो है वो गढ़ तहसील में वर्तमान में भी अपना छापेमारी का कार्यक्रम कर रही है। कुल 7 लोकेशंस के बारे में इनपुट मिली थी। 2 लोकेशंस पे स्टोर ओनर्स टीम की मौजूदगी की आहट पाते ही अपना स्टोर बंद करके चले गए। बाकी 5 लोकेशंस में से 1 लोकेशन ऐसी थी जहां पे ड्रग लाइसेंस नहीं था, उसके बावजूद भी बिना लाइसेंस के इस प्रकार की ड्रग्स बेची जा रही थी। एक परचून की दुकान पे इस प्रकार की ड्रग्स बेची जा रही थी। इन दोनों लोकेशंस पे तो तत्काल उनकी एस्टैब्लिशमेंट को सील करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। बाकी 3 लोकेशंस ऐसी थी जहां पे ड्रग लाइसेंस तो था, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और शेड्यूल्ड ड्रग के लिए जो मैंडेटरी पेपर वर्क है वो नहीं मिला। किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी कि किस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर किस व्यक्ति को कब ये ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, जिससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि उन दुकानों पर भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को भी ओवर द काउंटर ड्रग्स के तौर पर बेचा जा रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी है और इससे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मिसयूज की संभावना बनी रहती है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत इन सभी दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड करते हुए इन सभी दुकानों के जो प्रोप्राइटर्स हैं उनको शो कॉज इशू किया जा रहा है कि क्यों ना उनके लाइसेंसेस को परमानेंटली कैंसिल करके उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाए। आज की कार्रवाई के आधार पर हमें जनपद के अन्य हिस्सों के विषय में भी कुछ इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ है और आगे भी हमारी ज्वाइंट टीम्स, इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हुए जो ड्रग के कारोबार में लिप्त लोग हैं, जो हमारी नस्लों को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती रहेगी। सर, कहीं ना कहीं जो हापुड़ के जो ड्रग विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी कुछ ना कुछ भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। जो हमारे द्वारा टीम गठित की गई है उसकी कार्रवाई का स्कोप में एक बिंदु ये भी है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा किस स्तर पे लापरवाही की गई, जिससे कि इतने सारे लोकेशंस पे इस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का मिसयूज किया जा रहा था। और यदि उसमें किसी भी अधिकारी की, किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो आप आश्वस्त रहिए, संबंधित विभाग को कम्युनिकेट करके ऐसे कर्मचारी और अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, नशे को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे हम पश्चिम से बहुत सारी खबरें आती हैं कि पूरे शहर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मिसयूज और ड्रग ओवर यूज के चलते उनकी युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पे है। और दुनिया भर में देखा गया है कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है वैसे वैसे ये ड्रग मिसयूज और ओवर यूज की टेंडेंसीज भी बढ़ती हैं। तो हमारा जनपद जो है धीरे धीरे एग्रीकल्चरल से जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की समस्या आएंगी और प्रशासन इन प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो जनरेशनल रूइन की तरफ समाज को ले जाएगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नशे के कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी।
वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक विदेशी नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इजराइल का रहने वाला नागरिक पारन बाइक से दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रहा था। इसी दौरान थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के कांवड़ मार्ग पर उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक कैंटर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पारन गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर पड़ा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। हालात गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जायजा लिया और घटना की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार और बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल घायल विदेशी नागरिक को मेरठ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने आधिकारिक तौर पर एयरपोर्ट ऑपरेटर को डीजीसीए का एरोड्रोम लाइसेंस सौंप दिया है। इस लाइसेंस के मिलने के साथ ही जेवर एयरपोर्ट ने संचालन शुरू करने की दिशा में अपनी सबसे बड़ी बाधा पार कर ली है। लाइसेंस सौंपते हुए केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने खुशी जाहिर की और एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ शेष प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत का उड्डयन क्षेत्र अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और देश में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक माना जा रहा है। यहाँ आधुनिक MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधाएं और एक बड़ा एयर कार्गो हब विकसित किया जा रहा है, जिससे भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक नेटवर्क में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। डीजीसीए लाइसेंस मिलने के बाद अब यहां कमर्शियल उड़ानों का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार मार्च के अंतिम हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। इसके शुरू होने से दिल्ली, NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। वहीं मुजफ्फरनगर में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की भीड़ गैस गोदामों पर उमड़ रही है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के चलते गैस की किल्लत की खबरों ने उपभोक्ताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में सिलेंडर लेने के लिए गोदामों पर पहुंच रहे हैं। शहर के एक गैस गोदाम पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग जल्द से जल्द गैस सिलेंडर लेने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए। भीड़ को देखते हुए गोदाम संचालकों ने लोगों से संयम बनाए रखने और घबराने से बचने की अपील की है। गोदाम संचालकों का कहना है कि फिलहाल सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन बुकिंग की संख्या बढ़ने के कारण डिलीवरी में समय लग रहा है। उनके मुताबिक बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में करीब 25 दिन का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान पर हुए हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, जिसका असर स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कि 2014 से पहले ये चीजें थी और उसके बाद ये नॉर्मलाइज हो गई थी भाजपा गवर्नमेंट में, और अभी जो है खाड़ी युद्ध के कारण, इराक युद्ध और अमेरिका युद्ध होने के कारण थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी यहाँ पे सिलेंडर आसानी से अवेलेबल है। बस आपको अपने कागज सही रखने होते हैं और कागज पे बुकिंग करा के आप अपना सिलेंडर अभी ले सकते हैं। 25 दिन में जैसे बुकिंग हो रही है और तुरंत ही फिर सिलेंडर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अपना एक KYC अपडेट करना होता है और सिलेंडर आपको मिल रहा है इजीली। कुल मिला के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, बस जागरूक होना पड़ेगा, अपने पर्स को रेडी रखना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है अभी। जिस तरीके से कमर्शियल गैस को लेकर एक काफी समस्या देखने को कमर्शियल के लिए तो गवर्नमेंट ऊपर से क्या है कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो हर देश में एक इमरजेंसी उत्पन्न होती है। उसमें क्या होता है कि आदमी पहले अपनी दाल रोटी के लिए सोचता है, चूल्हा जलना चाहिए पहले, आम कंज्यूमर का, ग्राहक का चूल्हा जलना चाहिए। जब चूल्हा आपका सही जलेगा तो व्यवसाय तो बाद में सोचेंगे। कमर्शियल तो व्यवसाय के ऊपर है पूरा, कमर्शियल से तो व्यवसाय होता है, फैक्ट्री चलती है, दुकानें चलती हैं, स्वीट्स चलती हैं, बाकी तो सारा काम जो है चूल्हे पे होता है। चूल्हे के सिलेंडर अवेलेबल है, कमर्शियल अवेलेबल नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।